सैटेलाइट कैसे प्रोजेक्ट होती है, हाउ वी प्रोजेक्ट सैटेलाइट। ये अर्थ है, ठीक है। वी नीड हाउ मेनी स्टेज रॉकेट, मिनिमम कितना स्टेज का रॉकेट चाहिए, मिनिमम 2 स्टेज चाहिए, 2 से ज़्यादा कितना भी स्टेज चलेगा, ठीक है। सो ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर ओ, ये अर्थ सरफेस, यहाँ से हमने लॉन्च किया सैटेलाइट, ठीक है। जितना हाइट पे लॉन्च करना है उतना हाइट पे लॉन्च करेंगे यूजिंग फर्स्ट स्टेज। यहाँ फर्स्ट स्टेज डिटैच हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, और जो सेकेंड स्टेज है वो रोटेट होगा 90 डिग्री से, एंड इट विल गिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वीपी, या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी। और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो ऑर्बिट कैसी होगी, द ऑर्बिट इज सर्क्यूलर, ठीक है। और ये ऐसे गोल सर्कल में घूमेगा लाइक दिस, इट विल हैव अ सर्कुलर पाथ एंड इट विल रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अगर क्रिटिकल स्पीड से कम है तो 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेस देन क्रिटिकल स्पीड अगर हमने कम स्पीड से थ्रो किया, एक तो वो स्पाइरल होके अर्थ पे गिर जाएंगी, फॉल ऑन अर्थ, स्पाइरल पाथ में या पैराबोलिक पाथ में, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड हाइट, ठीक है। कि स्पाइरल ऐसे आधा ऐसा घूम के गिरेगी या फिर सीधी प्रोजेक्टाइल में गिरेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड स्पीड। अगर कम हाइट पे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल ही होने वाला है, मतलब पैराबोलिक पाथ होगा, अदरवाइज इट विल स्पाइरल डाउन अर्थ। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन दैट केस, ये केस नंबर 1 हुई, और सेकेंड केस क्या है, इट विल परफॉर्म इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, देखो ये हमारा प्लैनेट है और ये उसकी ऑर्बिट है, ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, एक क्लोजेस्ट पॉइंट, एक फारदेस्ट पॉइंट। अगर ये क्लोजेस्ट पॉइंट एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल लॉस, मतलब वो स्लो डाउन हो जाएगी एंड इट विल फॉलो ऑन अर्थ। अगर ये क्लोजेस्ट पॉइंट जो है ये एटमॉस्फेयर के बाहर है, उस हाइट पे हमने लॉन्च किया, लॉन्च कहाँ से किया, यहाँ से किया है, इस पॉइंट से लॉन्च किया है, और यहाँ पर मतलब ये पॉइंट सपोज हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से लॉन्च किया और ये ऐसे घूम के आ रही है, इस तरह का ओवल बन रहा है। सो उस केस में अगर ये पॉइंट एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है, देन इट विल कंप्लीट इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो कम स्पीड पे भी वो इलिप्स में घूम सकती है, ठीक है। बट ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा हाइट पे जाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट प्रीफर्ड। सर्कुलर हो गया, अगर क्रिटिकल से ज़्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन समथिंग एल्स। समथिंग एल्स मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी से कम, क्रिटिकल से ज़्यादा। तो क्रिटिकल से ज़्यादा होगी तो दिस विल बी अगेन इलिप्स, वापस से इलिप्स होगा, क्रिटिकल से कम, सॉरी क्रिटिकल से ज़्यादा और एस्केप से कम। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, क्रिटिकल से ज़्यादा और एस्केप से कम, एस्केप से कम है, क्रिटिकल से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, देखो द ऑर्बिट विल अगेन बी इलिप्स, इलिप्स ऑर्बिट होगी। सही नहीं बना ऐसा, तो अभी यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं है मेरे पास बनाने के लिए। इट वुड बी दिस काइंड ऑफ इलिप्स, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर दिखाना तो वो इलिप्स कैसा बनेगा, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये ऐसा कुछ तो इलिप्स बनेगा। अब ये वाला पॉइंट क्लोजेस्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी क्लोजेस्ट पॉइंट जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पे हम लोग थ्रो करेंगे। सो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी क्लोजेस्ट पॉइंट। क्लोजेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट के लिए नाम है पेरिजी, एपोजी। पेरिजी, ये जी का मतलब होता है अर्थ, नियरेस्ट पॉइंट, ये नियर ऐसे याद रखो, ये फार पॉइंट है, फारदेस्ट, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये फोकस होता है, फोकस पे सन होगा, सन या प्लैनेट जो भी है, और ये घूम रहा है वो सैटेलाइट या प्लैनेट कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉइंट जो होगा वो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा और एक पॉइंट जो होगा वो फारदेस्ट पॉइंट होगा। तो क्लोजेस्ट पॉइंट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, पेरिजी, ये पेरी वर्ड यूज़ किया है, पेरिजी अगर अर्थ है तो, और ये एपोजी, ठीक है, अर्थ के केस में जी लगाते हैं, अर्थ के केस में।
अगर सन होगा तो पेरी हेलियन आप हेलियन लगाते हैं, सन के लिए हेलियो, हेलियो ये लगाते हैं वर्ड, ठीक है। अभी मार्स के लिए अगर होगा तो वो उसके लिए अलग वर्ड है, मुझे याद नहीं है, मैंने कल परसों पढ़ा था, तो मिल जाएगा आपको गूगल पे। मार्शियन ऑर्बिट का विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो वहाँ पर मिलेगा कौन सी, ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये कितने किलोमीटर का है। हमारा जो मार्स ऑर्बिटर है वो मार्स के आसपास और इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो क्लोजेस्ट कितना, फारदेस्ट कितना, वो डिस्टेंस दिया हुआ है ऑर्बिट का, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप से कम है और क्रिटिकल से ज़्यादा है तो ऑर्बिट का शेप होगा इलिप्स, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, पेरिजी एपोजी, पेरिजी होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज पेरिजी, प्रोजेक्टेड फ्रॉम पेरिजी। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवीजन दे रहा हूँ, ये डिटेल्स नहीं बताया था मैंने। और अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू एस्केप हो जाए तो, क्योंकि अभी एस्केप से कम हो गया, अब बढ़ा दी, एस्केप कर दी, एस्केप वेलोसिटी पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, हाँ, तो कौन सा पाथ में जाएगा, पैराबोला, पैराबोला पाथ में ऐसे निकल जाएगा प्लैनेट से दूर। और इससे भी ज़्यादा दे दी तो हाइपरबोला पाथ में जाएगा। कैसा पाथ होगा, ऐसा, पैराबोला ऐसा, हाइपरबोला ऐसा। तो पैराबोला के केस में ऐसे जाएगा, हाइपरबोला में ऐसे सीधा निकल जाएगा, काफ़ी हद तक सीधा। जितनी स्पीड ज़्यादा उतना ये हाइपरबोला ऐसा होगा, फ्लैट होगा, उतना ज़्यादा फ्लैट, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स के बारे में याद रखो। क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह हम लोग डिराइव कर चुके हैं, एक बार याद करें। फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट ऑफ जी, क्या क्या कौन सा फॉर्मूला देख रहे हो, क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ क्या फॉर्मूला है, 2r अंडर रूट जी पाई रो अपॉन, अरे वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये तो सॉल्व किया, वो नहीं, वो तो अभी हम लोग करने वाले हैं। हाँ, ये इसका फॉर्मूला बताओ, जी एम अपॉन आर प्लस एच, या फिर स्मॉल आर लिख सकते हो, जी एम अपॉन स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और आर प्लस एच मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस एच में रिलेशन क्या है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, डिराइव किया था क्या, एस्केप वेलोसिटी नहीं डिराइव किया, 2gm अपॉन कराया था ना मैंने डिराइव, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कराया था, रूट टू जी एम अपॉन आर। ये कहाँ से एस्केप वेलोसिटी है, अर्थ के सरफेस से अगर थ्रो करेंगे तो ये वेलोसिटी। हाइट पे चले जाएंगे तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमने यूज़ किया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो कम काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ यही वाला फॉर्मूला कंसीडर करेंगे जो कि अर्थ सरफेस से सैटेलाइट को थ्रो करेंगे तो कितना स्पीड, ठीक है। अब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इन सैटेलाइट्स में, अभी एक एग्जांपल है सैटेलाइट का, ISS सुना है क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो एक बड़ा सा लैब है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, सो इट इज़ अ सैटेलाइट, और उसके अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट होता है। तो वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे फील वेटलेस। वेटलेस का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, है ना। उड़ना गलत है, उड़ना मतलब फ्लाई करना होता है, इट इज़ डिफरेंट। वेटलेस फील करता है, वेटलेस फील करते हैं मतलब ऐसे फ्लोट करते रहते हैं कहीं पे भी सैटेलाइट के अंदर, ऐसे हम जैसे खड़े हैं वैसे खड़े नहीं रहते। सो वाई दिस हैपन्स, वाई एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस, वाई एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस, बताओ। सर क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत एटलीस्ट होता है, कम होता है इसलिए, ग्रेविटी नहीं होगा तो वेट कैसे होगा, ठीक है। देखो ये अर्थ, ये सैटेलाइट अपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले लो ISS, और मून अभी मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता बट मैं बना देता हूँ, चलो यहाँ पर मून है समझो,
तो क्या अर्थ मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़े हुए हैं? हाँ, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल मून पे लग रहा है, नॉन जीरो, सही बात है। तो यहाँ पर तो होना ही चाहिए। ये तो बहुत क्लोज है, ये तो मैंने गलत डायग्राम बनाया। ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। करेक्ट बताता हूँ, करेक्ट डायग्राम क्या है। यहाँ पर अपना स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट है और किससे इतना डिस्टेंस पे, और मून समझ लो इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियस बात है, अगर वहाँ तक फोर्स लग रहा है तो यहाँ तक तो आराम से बच लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन जीरो, बट स्टिल एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस। सो व्हाट कुड बी द रीज़न? मून का ग्रेविटी। मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से दोनों का फोर्स बैलेंस हो रहा है, ऐसा। तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, अर्थ का इधर, ये बैलेंस कब होगा? अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह हम लोग इसको लिखेंगे x, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x, मतलब अर्थ के सेंटर से लेना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस x ले लेंगे, और वो टोटल डिस्टेंस होगा मून और अर्थ का r माइनस एक्स, ठीक है। दिस फोर्स विल बी इक्वल टू g मास ऑफ मून, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ मून, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको पोजीशन मिलेगी कि कहाँ पर दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा। बट यू विल फाइंड वो न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। वो निकाल सकते हो आप कैलकुलेट करके, मैंने फॉर्मूला दे दिया है। जी दोनों तरफ वैसे भी कट हो जाएगा, मास ऑफ सैटेलाइट भी कट हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, एक्स और आर माइनस एक्स। आर क्या है? अर्थ और मून का डिस्टेंस है, एक्स वो डिस्टेंस जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आने वाला है। यू विल फाइंड कि ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ इतना क्लोज नहीं है अर्थ से, ये दूर है। जहाँ पर हमारा स्पेस स्टेशन है वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। यू कैन कैलकुलेट इट, मैंने बताया ना आपको क्या क्या करना है। ये तो कट हो रहा है, ठीक है, दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, बचा क्या? मास ऑफ अर्थ, जो कि अपने को पता है ना, कितना है मास ऑफ अर्थ? 6.67 into 10 अरे मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻²⁴ किलोग्राम, ठीक है। आर जो है अर्थ और मून का डिस्टेंस है कुछ, तो 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁸ या ऐसे कुछ है, मिल जाएगा नेट पे से। एक्स नहीं पता है, एक्स वो पॉइंट है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि दोनों के फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। और मास ऑफ मून जो है वो भी आपको नेट से मिल जाएगा। सारी वैल्यूज डाल के देखना, व्हाट यू विल फाइंड कि ये जो एक्स है ये काफ़ी दूर है। ये एक्स यहाँ पर तो नहीं है जहाँ पर सैटेलाइट घूम रही है, मतलब वो तो रीज़न नहीं हो सकता, है ना। अभी हमारा जो आदित्य मिशन है उसमें ये वाला पॉइंट ढूंढा गया है, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं ना। वहाँ पर वो हमारा जो आदित्य मिशन है इसरो का, वो वहाँ पर ऑर्बिट करने वाला है या वहाँ जाने वाला है, ऐसा कुछ है, ठीक है। डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है, बट ऐसे ही कुछ तो है। क्या होगा 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 हो सकता है, पता नहीं मुझे ज़्यादा डिटेल्स, लेकिन वो सन की तरफ जाने वाला है। अब तक के सारे मिशन सन से दूर जाते थे, कोई भी सन के डायरेक्शन में नहीं गया, तो ये वाला उस तरफ जाने वाला है मिशन। तो इंडिया का पहला मिशन है और शायद से वर्ल्ड का भी पहला ही मिशन है ये। कोई सन की तरफ नहीं जा रहा है, क्यों? सन का स्टडी करने जा रहा है उस तरफ, है ना। है उसका मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, बट इट इज़ इन दैट डायरेक्शन, सन की तरफ जाएंगे। और न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड कुछ है, पढ़ो मिल जाएगा आपको डिटेल्स, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट ऐसे निकालते हैं, बट ये जो सैटेलाइट है वो न्यूट्रल पॉइंट पे नहीं है। हाँ, अगर होती तो ऑब्वियस बात है नेट फोर्स 0 हो जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, दिस इज़ नॉट द केस। तो फिर हो क्या रहा है? वाई एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस? उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक, मैंने जो फोर्स के बारे में पढ़ाया था ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें मैंने आपको शायद से ये टॉपिक पढ़ाया होगा, पर्सन इन अ लिफ्ट, ये पढ़ाया था क्या? वेट इन अ लिफ्ट, अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट। देख लो वापस से पढ़ाता हूँ। कोई तो लड़का खड़ा है एक लिफ्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर उसका वेइंग मशीन है। ये क्या है? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, एंड प्रैक्टिकली दैट नॉर्मल रिएक्शन इज वेट, ठीक है। हमें वेट इसलिए फील होता है बिकॉज वी फील नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, माई डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है फ्लोर पे, डाउनवर्ड फोर्स कितना लगाएगा? mg विच इज वेट। लेकिन वेट किस पे लग रहा है देख लो, ये सपोज टेबल है, टेबल या फ्लोर कुछ तो है,
तो वेट किस पे लग रहा है? वेट इज़ अ फोर्स किस पे लग रहा है? टेबल पे। तो टेबल पे मैंने कितना फोर्स लगाया या ये ज़मीन पे मैंने कितना फोर्स लगाया ये मैं नहीं फील कर सकता, क्योंकि मैंने उस पर लगाया। फील कौन करेगा? वो। तो हमें वेटलेस फील होगा या नहीं होगा ये इस W से नहीं पता चलेगा। सो W इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब इसके बदले में ये टेबल मुझ पे भी कितना फोर्स लगाएगा? mg ही लगाएगा। आइडियल कंडीशन से यहाँ क्लासरूम में मैं खड़ा हूँ फ्लोर पे, तो मैंने फ्लोर पे लगाया mg, बदले में फ्लोर ने भी मुझे रिएक्शन फोर्स दिया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज़ इक्वल टू mg। बट ये कब होता है? जब हमारा फ्लोर रेस्ट पे है। अभी मेरा फ्लोर रेस्ट पे, इस क्लासरूम में सब कुछ रेस्ट पे है, तो उस हिसाब से ये दोनों बराबर है और मैं हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे हूँ। ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg ही नहीं होता है। अगर इंक्लाइन फ्लोर है तो mg नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? इफ़ वी आर इन लिफ्ट, और अगर वो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विथ एक्सेलरेशन a, इफ दिस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन कितना? a। अब मुझे जो वेट फील होता है वो कौन सा होता है? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इस वक्त मुझ पर नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लग रहा है जितना मेरा वेट है, एंड दैट्स वाई मुझे जितना वेट है मेरा उतना ही मेरे जॉइंट्स को, मेरी बॉडी को, मेरे मसल्स को फील होगा। ठीक है, उतना ही वेट मैं फील कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो, डाउनवर्ड फोर्स इज mg, जो कि मेरा वेट है, जो मैं फील नहीं कर सकता, याद रखना। ये तो लिफ्ट फील करेगी। वेइंग मशीन भी क्या फील करेगी? वेइंग मशीन नेट फोर्स मेजर करती है। नेट फोर्स क्या है? तो अभी देख लो क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। पूरा सिस्टम कहाँ मूव कर रहा है? नीचे मूव कर रहा है। तो नीचे मूव कर रहा है तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन, हम इसकी बात कर रहे हैं इसलिए इसका लेंगे, लिफ्ट का नहीं लेंगे, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, क्योंकि ये पर्सन भी यही एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है क्योंकि उसी के अंदर है, कनेक्टेड सिस्टम है। नेट फोर्स कितना? सिंस द सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड्स, नेट फोर्स नीचे माइनस ऊपर, नीचे का फोर्स ज़्यादा होने वाला है। सो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन विल बी ma। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो n कितना आ रहा है? n कितना आ गया? नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस a। मैंने क्या किया, इसको उधर भेज दिया तो ये प्लस हो गया, ये इधर आ गया माइनस हो गया, m कॉमन ले लिया तो mg माइनस a। तो कितना वेट फील होगा इस बंदे को? mg माइनस a। वैल्यूज ले लेते हैं, अगर g 10 ले लेंगे और a जो है वो 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? m 10 माइनस 1 तो 9 m का वेट फील होगा उसको। समझ रहे हो? 9 टाइम्स इट्स मास। अगर ये एक्सेलरेट ना करे, कांस्टेंट स्पीड पे आ जाए या रुक जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटी में एक्सेलरेशन नहीं है। रुका हुआ है लिफ्ट या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दोनों ही पॉसिबिलिटी में एक्सेलरेशन जीरो है। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो तो वेट कितना फील होगा? mg, जो कि नॉर्मली होता है ना। बट जब वो मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन है तो वेट क्या हो गया? 10 माइनस 1 हो गया, मतलब कम हो गया। सो ही विल फील लेस वेट। और अगर ये एक्सेलरेशन में बढ़ा के, एक्चुअल एक्सेलरेशन 9.8 है, इसको भी बढ़ा के 9.8 कर दे तो कितना हो जाएगा? जीरो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो। उस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, फ्लोर आपको पुश नहीं कर रहा है, तो आपको वेट फील होगा क्या? नहीं होगा। सो यू विल फील वेटलेस। ये वेइंग मशीन जीरो वेट दिखाएगा। सो व्हेन दिस एक्सेलरेशन equals g, the person inside the lift will feel weightless। मतलब फ्री फॉल। हाँ, फ्री फॉल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स फील वेटलेस। अगर मैं आपको यहाँ से थ्रो कर दूँ नीचे तो आपको वेटलेस फील होगा। ऑब्वियस बात है, नीचे गिरने के बाद क्या होगा आपको पता है, बट ड्यूरिंग योर जर्नी यू विल फील वेटलेस। ठीक है, तो ये एक खास बात है। अगर एक्सेलरेशन बराबर जी हो जाए तो पर्सन जो है वो वेटलेस फील करता है। अब यहाँ पर सैटेलाइट की बात करेंगे। सो व्हेन द सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट हैज सम एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर विच इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सेंटर से मेजर करेंगे, ओमेगा इज टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट। तो जो हमारी सैटेलाइट्स होती है, दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट, दे रिवॉल्व एट एक्सेलरेशन इक्वल टू g। इस एक्सेलरेशन पे रिवॉल्व कर रही है, तो इनका रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? g। मतलब दिस सैटेलाइट हैव सेंट्रीपिटल, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। इस केस में डाउन ये होता है, अर्थ से ऊपर जाओगे तो अर्थ का सेंटर डाउन होता है। यहाँ पर होगा तो दिस इज डाउन, यहाँ पर होगा तो दिस इज डाउन, है ना।
ये डाउन होगा, यहाँ पर होगा तो ये डाउन, यहाँ होगा तो ये डाउन, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना रहेगा, g रहेगा 9.8। और अगर g केस हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू g हो जाए, तो हमें पता है n इक्वल टू कितना, 0, एंड दैट्स वाई द एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस। ये रीज़न है, ठीक है, बाकी कोई रीज़न नहीं है, अलग अलग रीज़न मिल सकता है आपको नेट पे। द एक्चुअल रीज़न इज दिस, द पर्सन इन अ सैटेलाइट इज अंडर फ्री फॉल। भले ही वो फ्री फॉल ऐसा नहीं है, वो फ्री फॉल अलग टाइप का है, ठीक है, बट वो भी फ्री फॉल ही है, बिकॉज एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज g, और वहाँ पर डाउनवर्ड मतलब क्या है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पर भी होगा तो ये डाउन होता है। अभी हमारे लिए ये डाउन है, यूएसए वालों के लिए क्या डाउन होगा, ये डाउन होगा। यूएसए वाले हमारे नीचे है ना, अर्थ राउंड है, हम यहाँ है तो यूएसए वाले यहाँ पर है, यहाँ कहीं तो, सो ऑब्वियसली हमारे लिए ये डाउन होगा तो उनके लिए ये डाउन होगा। सो टुवर्ड्स द सेंटर इज डाउन, अवे फ्रॉम सेंटर इज अप, है ना। तो जो हम अप या डाउन बोलते हैं वो ये होता है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब यहाँ नीचे, यहाँ अप मतलब इधर, डाउन मतलब इधर, ठीक है। सो दिस इज रीजन वाई एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस। टाइम पीरियड का डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे, है ना, पिछली क्लास में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी। हम लोग सारे लोग अर्थ पे चिपके हुए हैं, है ना, अर्थ को छोड़ के इजीली जा नहीं सकते। अगर अर्थ को छोड़ के जाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मुझे अर्थ से दूर लेके जाना है इसको, आई वांट टू टेक दिस मार्कर आउट ऑफ अर्थ, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, है ना। वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जितनी एनर्जी से अर्थ ने इसको चिपका के रखा है। सो देयर इज सम एनर्जी थ्रू विच अर्थ बाइंड्स ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सरफेस, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन सुनते पहले क्या है। बाइंडिंग एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस और फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। दो पॉसिबिलिटी है, एक कौन सी है, सैटेलाइट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सैटेलाइट ही हो, सैटेलाइट ऑन अर्थ सरफेस, रेस्टिंग ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, जैसे कि अभी इस क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई है टेबल पे, इवन ये बेंचेस भी क्या है, ये भी टेबल पे पड़े हुए हैं, ये अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये वाली डेरिवेशन काम आएगी। इससे जो एनर्जी आने वाली है दैट विल बी एनर्जी फॉर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज रेस्टिंग ऑन अर्थ सरफेस विल हैव सम बाइंडिंग एनर्जी, और वो कितनी है वो निकालेंगे हम लोग। सेकेंड केस क्या हो सकती है, एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो जो ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी ऑब्वियसली अलग होगी, क्योंकि वो ऑर्बिट में है तो इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हाइट पे तो कम होगी। अभी अर्थ के सरफेस पे पड़ी हुई चीज़ है, जैसे यहाँ पर डस्टर पड़ा हुआ है, तो डस्टर की काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो अर्थ के सेंटर से काफ़ी नज़दीक है। तो केस नंबर 1 करते पहले, यहीं पे कर लेंगे, दोनों केस हो जाएंगे। सपोज ये अर्थ, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, अभी हमारा फर्स्ट केस क्या है, सैटेलाइट इज ऑन अर्थ सरफेस, रेस्टिंग ऑन अर्थ सरफेस। रेस्टिंग का मतलब क्या है, नॉट मूविंग। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, मास है m, सैटेलाइट का अर्थ का मास है कैपिटल M, रेडियस है r, सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस भी कैपिटल R ही है क्योंकि अर्थ के सरफेस पे। सो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सैटेलाइट, इस केस में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इस केस में। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ठीक है। आप थोड़ा याद करो, केमिस्ट्री में आपको केमिकल पोटेंशियल नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, पढ़ाया है क्या, तो पूछना केमिस्ट्री के टीचर को, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल है आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी दिया रहता है, स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये एनर्जी रहता है। सो व्हाट इज दिस आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो एक एटम को आयन बनाने में जो एनर्जी लगती है दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है।
तो अगर मेरे पास कोई भी एटम है, लेटर से सोडियम है, सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर मोस्ट एक ही होता है, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम के केस में बहुत कम है एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी रिएक्टिव। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे। तो उसी जैसा यहाँ पर भी है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग किसको निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को निकाल रहे हैं जो अर्थ पे, एक तो अर्थ के सरफेस पे पड़े हुए हैं या तो ऑर्बिट में। पहली केस हम लोग सरफेस पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट लेंगे, इसको निकालना है। सो वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी। ठीक है, कितनी एनर्जी देंगे, जितनी एनर्जी से इससे अर्थ ने पकड़ा हुआ है उतनी एनर्जी दे देंगे, दैट विल गिव यू द बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। जितनी एनर्जी से वो इसे अर्थ ने पकड़ा हुआ है उतनी ही हम अपोजिट एनर्जी दे दें तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, सिंस इट इज एट रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितना हो जाएगा, रेस्ट पे है, बोला हुआ है हमें कि रेस्ट पे अगर है कोई ऑब्जेक्ट तो एनर्जी कितना। ठीक है, तो काइनेटिक तो जीरो हो गया। पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्मॉल एम मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर्स विच इज कैपिटल आर। तो ये आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर, दिस इज टोटल एनर्जी। अगर ये एनर्जी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे पड़ा हुआ है तो उसकी इतनी एनर्जी है। अभी हम सब में इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, इतनी टोटल एनर्जी है हमारे में, क्योंकि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है। अगर मूव करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, इट विल बी माइनस ऑफ दिस, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज मास ऑफ सैटेलाइट। तो जितना हेवी ऑब्जेक्ट उतना एनर्जी ज़्यादा, तो हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। हमको पता है ये हल्का ऑब्जेक्ट है, इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, इससे हेवी ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा लिफ्ट करने में ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ये यहाँ से पता चलता है। ठीक है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट विच इज रेस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सैटेलाइट की तरह ऊपर मूव कर रहा है और उसको निकालना है हमें, जैसे मार्स मिशन में किया था उन लोगों ने। क्या किया था, पहले तो सैटेलाइट भेज दी, मतलब जो अपना मार्स ऑर्बिटर था वो अर्थ की सैटेलाइट ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट में तो इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑर्बिट सर्कुलर है सो सर्कुलर ऑर्बिट लेंगे हम लोग, बाकी ऑर्बिट में एनर्जी अलग होती है बट कॉम्प्लेक्स मैथ्स है तो हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट तक पढ़ेंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो वापस से क्या करेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही है, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब सर्कुलर ऑर्बिट में तो काइनेटिक कितनी, हाफ एम। वेलोसिटी सर्कुलर ऑर्बिट में कितनी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी है ना। सो मैं इसको वी सी लिखूंगा, वी सी स्क्वायर। वी सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे है तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन डिस्टेंस बताओ, यहाँ चली जाए इस हाइट पे, हाइट एच है, 2r नहीं है, एच है, तो r प्लस एच लिखेंगे या फिर स्मॉल r लिख सकते हैं। सो वी विल राइट r प्लस एच। ठीक है, ये प्लस हटा देता हूँ, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो ये माइनस हो गया। अब अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, हाफ स्मॉल एम, क्रिटिकल वेलोसिटी इज जी एम अपॉन आर प्लस एच। स्क्वायर रूट होता है लेकिन वी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट गाया, ये हो गई वी सी स्क्वायर। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर प्लस एच, वैसा का वैसा। क्या दिख के आ रहा है आपको, जी एम एम अपन आर प्लस एच कॉमन है, बचा क्या, हाफ माइनस वन। हाफ माइनस वन कितना, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r प्लस एच। या फिर ये तो हो गया टोटल एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी कितना, जी एम
इसको प्लस कर दो, जी एम अपॉन 2 आर प्लस एच लिखो या फिर स्मॉल आर लिख दो, जी एम अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पर स्मॉल आर क्या, एच तो था ही नहीं इस केस में, सरफेस पे थी, तो इसमें तो कुछ आएगा नहीं, इसमें आएगा बस स्मॉल आर, ठीक है, या फिर कैपिटल आर प्लस एच। ये केयरफुली याद रखना, दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, सिचुएशन दिया रहेगा, सो डिसाइड करना है कि ये वाला या ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, लिख लो। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सेटेलाइट, क्या फाइंड करना है, वी, स्पीड ऑफ सेटेलाइट वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये गिवन डेटा में लिखते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सेटेलाइट ऑफ इन एन ऑर्बिट एट हाइट h, हाइट दिया है 1000 किलोमीटर, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इसको भी मीटर में कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 10⁶ मीटर हो जाएगा क्या, देखो। मास ऑफ अर्थ इज ऑल्सो गिवन 5.98 10⁻² किलोग्राम, बस इतना ही दिया है अपने को। कैसे करेंगे बताओ, सॉल्यूशन पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट, देखो है क्या, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया ना, या दिया है, सैटेलाइट घूम रही है इतना दिया है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कौन सी केस पढ़ी है, सिर्फ सर्कुलर का डिटेल में पढ़ा है, बाकी तो हमने पढ़ा नहीं है। तो हम लोग अजम्पशन करेंगे कि द ऑर्बिट इज इन सर्कुलर, ऑर्बिट इज सर्कुलर, ये ऐसा, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये हाइट ऑफ सेटेलाइट, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और सिंस सर्कुलर ऑर्बिट में है, वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, वैल्यूज है अपने पास, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन वी सी इक्वल टू रूट ऑफ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, कितना है 5.98 इंटू 10⁻24, आर है 6.4 इंटू 10⁻6, एच है 10⁻6। अब इसको सॉल्व करना है, लॉग बुक है तो लॉग से करेंगे, नहीं तो बिना लॉग से करेंगे, तो लिख लो। यहाँ तक अभी कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन कर लेंगे अभी फटाफट से। देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 के पावर को अलग कर दिया, 6.67 इंटू 5.98, 10⁻24 माइनस 11, 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा 13, है ना, देख लो कैलकुलेशन। ये 6.4 इंटू 10⁻6 है, ये सिर्फ 10⁻6 मतलब ये कितना है 1 इंटू 10⁻6 है, ठीक है। 10⁻6 कॉमन लेंगे तो 6.4 प्लस 1 7.4 इंटू 10⁻6। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 का पावर ही सिंप्लीफाई होगा, और कुछ तो होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻13 माइनस 10⁻6, मतलब 10⁻13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना, सो इंटू 10⁻7 आएगा ऐसा कुछ तो। और ये बाकी सारा रूट में जो है इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट, 6.67 5.98 7.4। अब देखो ये 10⁻7 जो है ना, ये ऑड पावर है, इसको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको 10⁻6 इंटू 10 कर दो, ठीक है। ये 10⁻6 रूट के बाहर जाएगा, ये बची हुई जो क्वांटिटी है इसको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग लॉग, कर सकता है, ठीक है। लॉग टेबल है सभी के पास, तो लॉग कैलकुलेशन करेंगे इसका। देखो कैसे करना है, स्क्वायर रूट मतलब हाफ पावर, 10⁻6 का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट
10⁻³ आने वाला है, इस 10⁻⁶ का रूट निकालेंगे तो वो 10⁻³ आएगा, जो फाइनल आंसर में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब बचा क्या, बाकी सब नंबर का लॉग कैलकुलेशन करेंगे। तो लॉग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट है सो दैट विल बी हाफ, लॉग ऑफ हाफ और ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन सबके साथ हाफ होने वाला है, सबका रूट है। हाफ लॉग ऑफ 6.67 प्लस लॉग ऑफ 5.98, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस होगा, इंटू 10 भी है तो इसको 5.98 की जगह 59.8 कर देता है, ये इजी हो जाएगा। 5.98 इंटू 10 है ना, 59.8 कर दो। ठीक है, तो वो 10 का लॉग अलग से नहीं लेना पड़ेगा। माइनस लॉग ऑफ 7.4, डिवीजन में था तो उसको माइनस करना पड़ेगा, बस इसको सॉल्व करना है। हाफ लॉग टेबल में 6.67 का लोगो, 66 का 7 में देखो लॉग कितना आ रहा है, 66 का 7 में लॉग टेबल में, लॉग टेबल देखो, पहले टेबल का टाइटल क्या है, लॉगरिथम है क्या, देखो 66 का 7 8241, ये हमने 66 का 7 निकाला। अब पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट है कितना, 1, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, 59 का 8 देखो लॉग में, लॉग टेबल में देखो 59 का 8 7 और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट है 2, 1 माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट है ना, नंबर ऑफ डिजिट में से 1 माइनस करना है, माइनस वापस से यहाँ पर 0 पॉइंट आने वाला है क्योंकि 1 डिजिट है। 74 का देखो लॉग क्या है, 74 का 0 हाँ 74 का देखो 8692। अब ये सॉल्व करेंगे, हाफ करेंगे और एंटी लॉग ले लेंगे, ओरली कर लेते हैं इसको। ये 8 भी पुल अप पहले कर लेते हैं, एडिशन 8 हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पे रफ साइड कर लेते हैं, इधर ही करते हैं। सो दैट विल बी 8, ये 0 0 16 1 कैरी होगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वो 0 पॉइंट कितना है 8692, ये कर लेता है, ये हो जाएगा 6 नहीं ना 7 और ये हो जाएगा 1, देख लो 1.7316 और उसका हाफ भी करना पड़ेगा, 1.7316 का हाफ। क्यों सर? ये हाफ है ना, हाफ बाकी है। 0.85865 865 0 पॉइंट 0 पॉइंट है ना, ठीक है। अब ये हाफ हो चुका है, अब इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालो। एंटी लॉग निकालते वक्त 86 का 5 8 में देखना है, 86 का 5 और मीन डिफरेंस 8 क्या आ रहा है, 7328 मीन डिफरेंस ऐड करके हो गया क्या, नहीं करो ना। सेवन 7331 तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 7331 7341, ठीक है, जो भी है। पॉइंट दे दो, यहाँ पर 0 है मतलब 10⁻⁴ आएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बचा क्या वो पिछला वाला 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या फिर 7.314 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, 7.314 किलोमीटर पर सेकेंड। देखते हैं क्या दिया है, हाँ ऊपर वाला आंसर दिया है बुक में। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 9, अ प्लैनेट ऑफ मास
मास ऑफ प्लैनेट दिया है 6.4 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द प्लैनेट 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 किलोग्राम फ्रॉम द सरफेस, मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। And mass of एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द सरफेस, मतलब बाइंडिंग एनर्जी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 800 किलोग्राम, और कुछ नहीं दिया है। फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू इन्फिनिटी का मतलब यही होता है प्लैनेट से निकाल के फेंक दो, उतना करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी लगती है वो कुछ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या ऑर्बिट में है, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? बता फॉर्मूला क्या था? माइनस जी एम एम अपॉन आर। बाइंडिंग एनर्जी प्लस होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है। मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, टोटल एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी, माइनस का माइनस मतलब प्लस, ठीक है। इतनी एनर्जी, ये प्लस का मतलब क्या होता है, इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और माइनस एनर्जी का मतलब है वो अट्रैक्टिव एनर्जी है, चीज़ों को चिपका के रखती है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चिपका हुआ है, वो निकल नहीं सकता खुद से, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव। अगर हम उसको गर्म कर देंगे किसी सब ऑब्जेक्ट को और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो हमने गर्म किया मतलब हमने पॉजिटिव एनर्जी दिया, एनर्जी सप्लाई किया। सो दीज आर बेसिकली साइन कन्वेंशन। एनर्जी स्केलर है तो उसका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जैसा नहीं होता है, सो ये हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब फिजिक्स में होता है अट्रैक्टिव एनर्जी, पॉजिटिव मतलब हमने सप्लाई की एनर्जी। हम किसको सप्लाई करेंगे? इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं एनर्जी, किसी भी तरीके से इसको एनर्जी दे दी इतनी, तो ये अर्थ नहीं, उस प्लैनेट से दूर निकल जाएगा। कहाँ तक निकल जाएगा? डायरेक्ट छोड़ देगा प्लैनेट को, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जी की वैल्यू 6.10⁻11, मास ऑफ प्लैनेट 6.4 इंटू 10⁻24, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 800। पहले यूनिट्स देख लो, यूनिट्स एसआई में है क्या? ये किलोग्राम एसआई में है, ये मीटर एसआई में है ना। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर एसआई में, किलोमीटर एसआई नहीं है, याद रखना। और यहाँ पर ग्राम एसआई नहीं है, यहाँ किलोग्राम एसआई यूनिट है, तो सारा एसआई यूनिट में है। डिवाइड बाय आरपी, रेडियस कितना है? 3.4 इंटू 10⁻6। वापस से दिख रहा है कि कैलकुलेशन लॉग से करना पड़ेगा, है ना। तो लॉग से करेंगे, बिना लॉग से भी हो सकता है, बट विल यूज़ लॉग, है ना। करो फिर मेरे साथ कैलकुलेशन, शुरू हो जाओ। 6.67 लिखो, साथ में लिखो, साथ में सॉल्व करेंगे पूरा। 6.48 डिवाइड बाय 3.4 इंटू 10⁻6, ये 10⁻2 कितना बच रहा है ऊपर? 24 में से 11 गए तो 13, 14, 15, 15 ऊपर बच रहा है। इसका भी मैंने 10⁻2 ले लिया। अब करते कैलकुलेशन, इधर बचा हुआ, इस तरफ आ जाओ। क्या बचा अभी अपने पास? 6.67, 6.48, 34, 832, 936। हाँ वो कर लेंगे, ये मैं देख रहा हूँ इसमें और कुछ हो रहा है क्या सिंप्लीफिकेशन। 34, 62 है ना, 64 है, कोई मतलब नहीं है। Sir, 6.67 the round figure from 6.5. नहीं 10 ना करो, यू विल गेट रॉन्ग आंसर, है ना। वो राउंड फिगर कब करना है? एमसीक्यू क्वेश्चन में कर सकते हो। अगर आपके ऑप्शन दूर दूर है तो राउंड फिगर कर लो, इसको 6.6 ले लो, या फिर इसको 6.7 ले लो, 6.4 ले लो, तब करना है, यहाँ नहीं करना है। थ्योरी क्वेश्चंस में आपको शॉर्टकट नहीं मारना है, लंबा करना पड़ेगा। लॉग से ही करेंगे। 10⁻15 और ये 10⁻6 इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 6 गए तो कितना? 9 हो गया, तो ये 10⁻9 हो जाएगा इधर ऊपर। अब बचा सिर्फ ये, इसको करना पड़ेगा लॉग से। लॉग से ही कर लेते हैं। चलो यहाँ पर अब मैं एग्जाम में कैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा देता हूँ। इस तरफ राइट साइड में मार्जिन वर्टिकल लाइन ले लो, आपके कैलकुलेशन के राइट साइड में नोटबुक के इसी के बाजू में, और यहाँ लिखेंगे लॉग कैलकुलेशंस। ये भी सीख लेते हैं कैसे लिखना है, ठीक है।
राइट साइड में मार्जिन ले लो, उधर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब किसका किसका लेंगे, इसका लॉग लेंगे 6.67 का, तो लॉग ऑफ 6.67 लॉग ऑफ 6.4 log ऑफ 8, ठीक है, वो माइनस वाला बाद में लिखते हैं, इसके लॉग सामने लिख लेते हैं। 6.67 का 0.8241, 6.4 का 64 का देखो लॉग 0.8062 0.8062 और 8 का लॉग ऑफ 8 मतलब 80 का देखो, 80 का लॉग देखो, 8080 का 0.9031। अब हमें पता है ये सारे ऐड होने वाले, तो हम यहीं पे एडिशन कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं सबको, तो दिस विल बी 4, ये 13, ये 3, 24 25 2.5 हो गया, इनका हो गया। माइनस इसका लॉग करना है, माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं, लॉग ऑफ कितना है वो 3.4, 34 का लॉग देखो 0 पॉइंट आएगा, 34 का लॉग देखो डायरेक्ट 5315, माइनस कर दिया क्योंकि ये डिवीजन में है तो माइनस करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 4 में से 5 गए तो 14 में से 5 9, और ये 1, ये 0, ये 0, ये 2, 2.0019 आ गया, देख लो सही है क्या। इसका एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग लेते वक्त किसका दोगे, 0 0 का 1 और 9, 0 0 का 1 और 9 देखना है एंटीलॉग, पॉइंट के बाद वाला नंबर। हां, मीन डिफरन्स 9 घ्यायचा आणि 0 0 1 म्हणजे 0 0 मध्ये 1 आणि 9 बघायचं मीन डिफरन्स। 1004 हाँ, कितना आ रहा है 1004, पॉइंट हमेशा यहाँ, और ये जो 2 है वो 10 के पावर में जाएगा, तो आंसर क्या आ गया अपना, इधर ही लिख देंगे इसके आगे की स्टेप में 1.004 इंटू 10⁻², और ये यूनिट आएगा इसका जूल एनर्जी है, इसलिए अजून ते 10⁻9 पण है, सो इंटू 10⁻9 कितना हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 1.004 इंटू 10⁻11 9 10 11 जूल। मग त्यांनी 10 पॉईंट दिलं सर, चुकलं आहे का त्यांचं पण, हा ना, मग 10चा पावर आपल्या बरोबर दिसतंय मला तरी। देख लो कहीं पे 10 के पावर में मैंने कैलकुलेशन में गलती की है कि 24 में से 11 गया तो 13 14 15 15 में से 6 गया तो 9, है ना, सही है ना, 15 में से 6 गया तो 9 ही होता है, तो सही तो है अपना, उनका ही गलत है, फिर छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर कौन सा है वो 99, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं पहले, क्या बोला है क्वेश्चन में, लेट अस रीड द क्वेश्चन। What is the gravitational potential due to earth, मतलब हमें पोटेंशियल निकालना है, V पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ विच इज एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ, हाइट दिया हुआ है हमको 2RE, व्हाट इज RE, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ उतनी हाइट पे। यहाँ डायग्राम बना लेते पहले, समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जाम में डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से ये डिस्टेंस RE होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से कितनी हाइट पे बोला है, 2RE हाइट पे बोला हुआ है। ये अपना पॉइंट है P, जहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, V एट पॉइंट P निकालना है। तो उस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल R प्लस H, है ना। सो दिस विल बी RE प्लस 2RE विच इज, ये अपने को यहीं से मिल गया गिवन डेटा रेडियस का, ठीक, R स्मॉल r का वैल्यू मिल गया। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, लिख लेते हैं, मास ऑफ अर्थ इज
क्या किया है, हाँ 6 × 10⁻²4 सही है किलोग्राम। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कर लेंगे तो कितना, 6.4 × 10⁻6, ये 3 और किलो के 3 10⁻6। जी दिया हुआ है, अपने को लर्न होना चाहिए। यूनिट बताओ, ठीक है, सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए आपको, भले ही दिया है या नहीं दिया है। अब वी निकालना है, वी का फॉर्मूला पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है -G∠M अपॉन पोटेंशियल के फॉर्मूला में और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में आर आता है, स्क्वायर नहीं आता, फोर्स के फॉर्मूला में स्क्वायर आता है, याद रखो, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जो डेटा है, जी दिया हुआ है, कैपिटल एम इज मास ऑफ प्लैनेट, ये भी दिया हुआ है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 आ रही है, ये भी दिया है, सब कुछ तो दिया है। क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, दिस इज फॉर्मूला। अब कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, समझा क्या क्या करना था। अब इसकी जगह पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का भी मास दे देते जो रखा हुआ है ना, तो 2 मासेस आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। चलो माइनस पोटेंशियल इज V = -G, जी की वैल्यू कितनी 6.67 × 10⁻11। कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24। रेडियस स्मॉल आर है या फिर डिस्टेंस स्मॉल आर है 3 RE। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4। अब कैलकुलेशन बचा है, कर लोगे, हाँ बस करो, हो गया। आंसर जो आएगा बुक में जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ, 2.08 × 10⁻7, 2.08 × 10⁻7 जूल। ये माइनस आएगा, याद रखो। ये जूल कैसे आ गया, कुछ गलत लिखा गया मैंने, नहीं गलत है, जूल थोड़ी ना आता है यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट आता है जूल पर केजी। पोटेंशियल एनर्जी है जूल, डिवाइड बाय मास करोगे तो जूल पर केजी, ठीक है। यूनिट करेक्ट कर दो और आंसर भी चेक कर लेना, बुक में हो सकता है कि आंसर गलत हो, तो कैलकुलेट करके ये आंसर चेक कर लेना, चेक दिस, कैलकुलेशन खुद से चेक करो। यूनिट मैंने सही लिखा है, बुक में यूनिट गलत दिया है, हाँ आंसर वही है, ओके लिख लो फिर।